क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लड़के का आप मजाक उड़ा रहे हैं वो एक इशारे पर आपकी पूरी दुनिया खरीद सकता है। मिलिए आर्यन से, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके जूते फटे थे। पर कहानी तब पलट गई जब एक कॉल आया। बधाई हो आर्यन, तुम $500 बिलियन के वारिस हो। लेकिन असली खेल पैसा नहीं, वो खौफनाक बदला है जो अब शुरू होगा। दिल थाम कर सुनिए, द इनविजिबल एम्परर। स्वागत है मिस्टिक एफएम पर। यहां हर कहानी एक राज है और हर राज में एक गहरा सच। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन और जानकारी के लिए है और हम सभी ओरिजिनल क्रिएटर्स के कॉपीराइट का सम्मान करते हैं। तो चलिए आज के इस रहस्यमयी सफर की शुरू। द इनविजिबल एम्परर फ्रॉम जीरो टू जेनथ। अध्याय 1, नियति का क्रूर खेल। कीचड़ में दबा हीरा। शहर की सबसे प्रतिष्ठित रॉयल हेरिटेज यूनिवर्सिटी के विशाल गेट के बाहर खड़ा आर्यन आज किसी फकीर से कम नहीं लग रहा था। चिलचिलाती धूप उसके फटे हुए जूतों के तलवों को जला रही थी। उसके सफ़ेद शर्ट का रंग धूल और पसीने से मटमैला हो चुका था, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा मखमली डिब्बा था जिसे उसने अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखा था। आज ईशा का जन्मदिन था, वही ईशा जिससे वह पिछले 3 साल से पागलों की तरह प्यार करता था। इस छोटे से चांदी के लॉकेट को खरीदने के लिए आर्यन ने पिछले 3 महीनों तक शहर के एक छोटे से ढाबे पर रात 2 बजे तक बर्तन धोए थे। उसकी उंगलियों पर आज भी गर्म पानी और साबुन के निशान थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। उसे लगा था कि ईशा उसकी मेहनत की कदर करेगी। तभी टायरों के चीखने की आवाज़ आई। एक चमचमाती नीली मर्सिडीज मेबाक ठीक आर्यन के सामने रुकी, जिससे उड़ने वाली धूल ने उसके चेहरे को पूरी तरह ढक दिया। कार से विहान उतरा, शहर के सबसे बड़े बिल्डर का इकलौता वारिस। विहान ने 2 लाख का सूट पहना था और उसकी आंखों में केवल घमंड था। कार का दूसरा दरवाजा खुला और ईशा बाहर निकली। वह आज एक लाल डिजाइनर गाउन में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसे देखते ही आर्यन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ईशा, जन्मदिन मुबारक हो। आर्यन ने आगे बढ़कर कांपते हाथों से वह डिब्बा खोला। ये तुम्हारे लिए, मैंने बहुत मेहनत से लिया है। विहान ने एक नज़र उस चांदी के लॉकेट पर डाली और जोर से ठहाका लगाया। ये क्या है? ये कूड़ा। ओए भिखारी, तुझे क्या लगा ईशा इस गटर की चांदी को अपने गले में पहनेगी? विहान ने झटके से वह डिब्बा आर्यन के हाथ से छीना और पास के एक खुले नाले में फेंक दिया। नहीं, आर्यन चिल्लाया, लेकिन विहान ने उसका कॉलर पकड़ लिया। सुन बेचूहे, ईशा मेरी होने वाली मंगेतर है। इसकी एक रात की पार्टी का खर्च तेरे जैसे लोगों की 7 पीढ़ियों की कमाई से ज़्यादा है। आज मैंने इसे 50 लाख की हीरे की अंगूठी दी है। विहान ने ईशा की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी ओर खींच लिया। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने ईशा की ओर देखा। ईशा, क्या तुम भी यही सोचती हो? क्या तुम्हें मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं लगी? ईशा ने तिरस्कार से आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। आर्यन, सादगी और मेहनत सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में पैसा बोलता है। मुझे शर्म आती है कि मैंने कभी तुम्हें अपना दोस्त माना था। अपनी इस फकीरी को अपने पास रखो और दोबारा मेरी शक्ल मत दिखाना। पूरे कॉलेज के छात्र वहां जमा हो गए थे। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई आर्यन पर थूक रहा था। विहान ने अपनी जेब से 500 के कुछ नोट निकाले और आर्यन के चेहरे पर दे मारे। ये ले, अपनी अगली 3 महीने की दिहाड़ी एडवांस में रख। अब भाग यहाँ से। आर्यन वहीं जम गया था। अपमान की वह आग उसके सीने में धधक रही थी। वह बिना कुछ बोले मुड़ा और पैदल ही अपनी झुग्गी की ओर चल दिया। उसे नहीं पता था कि आज उसके जीवन का सबसे अंधेरा दिन है, लेकिन सबसे बड़ा उजाला भी इसी रात के गर्भ में छिपा है। जैसे ही वह अपने छोटे से कमरे में पहुंचा, उसका पुराना टूटा हुआ फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर जोड़ 1-800 चमक रहा था। हेलो, आर्यन की आवाज़ में टूटन थी। नमस्ते, क्या मेरी बात आर्यन सिन्हानिया से हो रही है? दूसरी तरफ की आवाज़ बहुत भारी और सत्तात्मक थी। मैं सिर्फ आर्यन हूँ, सिन्हानिया कोई नहीं। सर, मैं एडवोकेट खन्ना बोल रहा हूँ। आपके दादाजी सम्राट विक्रम सिन्हानिया का लंदन में निधन हो गया है। उन्होंने अपनी पूरी वसीयत आपके नाम कर दी है। आप अब सिन्हानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नए मालिक हैं। आर्यन के पैरों तले जमीन निकल गई। वही दादाजी जिन्होंने मेरे पिता को उनकी गरीबी में मरने के लिए छोड़ दिया था। मुझे उनका 1 रुपया नहीं चाहिए। सर, भावुक मत होइए। आपके बैंक खाते में अभी $1 बिलियन 8,000 करोड़ रुपये पॉकेट मनी के रूप में ट्रांसफ़र किए गए हैं। आपके पिता की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी आर्यन सर, उनका कत्ल हुआ था। और अगर आप अपनी माँ का इलाज कराना चाहते हैं, जिन्हें कल अस्पताल से बाहर निकाला जा रहा है, तो आपको यह विरासत लेनी ही होगी। आर्यन की मुट्ठियां भिंच गईं। मेरे पिता का कत्ल किसने किया? वही लोग जो अब आपकी संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे हैं। सर, एक काली कार आपके घर के
बाहर खड़ी है। वक्त आ गया है कि दुनिया असली सम्राट को देखे। गुप्त शहंशाह की वापसी। रात के 12 बज रहे थे। शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित सिन्हानिया टावर की 50वीं मंजिल पर आर्यन खड़ा था। उसने एक इतालवी सूट पहना था जिसकी कीमत विहान की कार से भी ज्यादा थी। उसके पीछे शहर के सबसे बड़े वकील, डॉक्टर और बॉडीगार्ड सिर झुकाए खड़े थे। खन्ना, मेरी माँ की हालत कैसी है? आर्यन ने खिड़की के बाहर देखते हुए पूछा। सर, उन्हें शहर के सबसे अच्छे अस्पताल के वीवीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। देश के सबसे बड़े डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। अच्छा है, अब बताओ, मेरे पिता के कातिल कौन हैं? खन्ना ने एक फाइल मेज पर रखी। सर, इसके पीछे एक गुप्त संगठन है जिसका नाम है ब्लैक कोबरा। विहान के पिता मिस्टर वर्मा उसी संगठन के एक छोटे से मोहरे हैं। उन्होंने ही आपके पिता की कंपनी को धोखे से हड़पा था और उन्हें सड़क पर ला दिया था। आर्यन की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। तो शुरुआत विहान के परिवार से ही होगी। मुझे कल तक रॉयल हेरिटेज यूनिवर्सिटी के सारे शेयर चाहिए। मैं उस कॉलेज का मालिक बनना चाहता हूँ। हो जाएगा सर, लेकिन एक समस्या है। ब्लैक कोबरा को अगर पता चला कि विक्रम सिन्हानिया का वारिस जिंदा है तो वे आपको मार देंगे। आपको अपनी पहचान गुप्त रखनी होगी। ठीक है। आर्यन ने मेज पर रखा एक सिल्वर मास्क उठाया। दुनिया के लिए मैं वही गरीब आर्यन रहूंगा जो साइकिल पर कॉलेज जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे से मैं मिस्टर एक्स बनकर उनके साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगली सुबह आर्यन फिर से वही फटे हुए कपड़े पहनकर अपनी पुरानी साइकिल से कॉलेज पहुंचा। गेट पर वही सुरक्षाकर्मी खड़ा था जिसने कल उसे धक्का दिया था। ओए भिखारी, कल मना किया था ना, अंदर मत आना। गार्ड ने डंडा दिखाया। आर्यन शांत रहा। आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। तभी गेट पर एक लंबी काली कार रुकी। उससे कॉलेज के प्रिंसिपल बाहर निकले। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने गार्ड को एक जोरदार थप्पड़ मारा। बदतमीजी मत करो। आर्यन बेटा, मुझे माफ कर देना। कल जो हुआ वो बहुत गलत था। तुम्हारी स्कॉलरशिप बहाल कर दी गई है और तुम्हें कॉलेज का सबसे लग्जरी कमरा दिया जा रहा है। पूरा कॉलेज यह नज़ारा देखकर हैरान था। विहान और ईशा भी वहीं खड़े थे। प्रिंसिपल सर, आप इस वेटर से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? विहान ने चिल्लाकर पूछा। प्रिंसिपल ने विहान को घूर कर देखा। मिस्टर विहान, अपनी हद में रहिए। कॉलेज के नए मालिक का आदेश है कि अगर किसी ने भी आर्यन को परेशान किया तो उसे तुरंत कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। विहान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने ईशा की तरफ देखा। ये जरूर इस भिखारी ने कोई जादू किया है। फिक्र मत करो ईशा, आज रात मेरी बर्थडे बैश है शहर के सबसे महंगे क्लब द ओपस में। वहां इसे अपनी औकात पता चल जाएगी। रात को द ओपस क्लब के बाहर रेड कार्पेट बिछा था। शहर के अमीर लोग वहां जमा थे। विहान अपनी नई कार में ईशा के साथ पहुंचा। सॉरी सर, आज ये क्लब एक प्राइवेट इवेंट के लिए बुक है। बाउंसर ने विहान को रोक दिया। अबे, मेरा नाम विहान वर्मा है। मैंने कल ही बुकिंग की बात की थी। तभी एक काली लिमोजिन वहां रुकी। क्लब का मालिक खुद दौड़कर बाहर आया। कार से एक नकाबपोश युवक आर्यन उतरा। उसके चारों तरफ 20 कमांडो थे। ईशा की नज़रें उस नकाबपोश पर टिक गईं। उसकी चाल, उसकी कद काठी बिल्कुल आर्यन जैसी थी, पर यह मुमकिन नहीं था। नकाबपोश आर्यन विहान के पास रुका। उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और विहान के पैरों के पास फेंक दिया। ये लो विहान, ये तुम्हारी कंपनी के आखिरी शेयर की कीमत है। कल सुबह तक तुम्हारा बाप सड़क पर होगा। विहान हक्का बक्का रह गया। तुम कौन हो? आर्यन मुस्कुराया मास्क के पीछे। मैं तुम्हारा अंत हूँ। जैसे ही आर्यन अंदर जाने लगा तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। क्लब की पार्किंग में खड़ी विहान की कार के परखच्चे उड़ गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अंधेरे से एक आवाज आई, सिन्हानिया के वारिस, तुम ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाओगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईशा ने आर्यन के साथ जो किया वो सही था? क्या गरीबी किसी का मजाक उड़ाने का लाइसेंस देती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। प्रतिशोध की बिसात, मौत का साया और बदला। क्लब द ओपस के बाहर हुआ धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों के शीशे चटक गए। विहान की चमचमाती कार अब आग के गोले में तब्दील हो चुकी थी। विहान और ईशा जमीन पर गिरे हुए थे। उनके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। धुएं और आग के बीच नकाबपोश आर्यन मिस्टर एक्स बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके कमांडोज ने तुरंत उसे चारों तरफ से घेर लिया था। आर्यन की नज़रें उस अंधेरे कोने की तरफ थीं जहां से वह रहस्यमयी आवाज आई थी। सर, यहाँ रुकना खतरनाक है। हमें अभी निकलना होगा। एडवोकेट खन्ना ने आर्यन का हाथ पकड़ते हुए कहा। आर्यन ने अपना हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक ठंडी चमक थी। खन्ना, जो शिकारी छिपकर वार करता है वह डरपोक होता है। मुझे देखना है कि ब्लैक कोबरा के जहर में कितना दम है। तभी भीड़ को चीरते हुए एक और काली कार आई। उसमें से एक लड़की उतरी।
उसने काले रंग का लेदर सूट पहना था और उसकी आंखों में गजब की तेजी थी। वह दौड़कर आर्यन के पास आए और उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। यंग मास्टर, मैं छाया, आपकी व्यक्तिगत रक्षक। मुझे देरी के लिए खेद है, लड़की ने कहा। उसकी आवाज में वफादारी और कठोरता दोनों थी। आर्यन ने उसे उठने का इशारा किया। छाया, उस शूटर का पीछा करो, मुझे वह जिंदा चाहिए। छाया बिना एक शब्द बोले चीते की फुर्ती से उस अंधेरे की ओर निकल गई जहां से हमला हुआ था। आर्यन वापस मुड़ा और जमीन पर पड़े विहान की ओर देखा। विहान बुरी तरह कांप रहा था। आज तुम्हारी कार जली है विहान, कल तुम्हारा घमंड जलेगा, आर्यन ने दबी हुई भारी आवाज में कहा और अपनी लिमोजिन में बैठकर वहां से निकल गया। ईशा, जो अब तक धूल झाड़ कर खड़ी हुई थी, फटी आंखों से उस कार को जाते हुए देख रही थी। विहान, वह कौन था? और उसने तुम्हारा नाम कैसे जाना? विहान चिल्लाया, मुझे क्या पता, कोई पागल होगा। मेरे डैड को फोन करो, मुझे अभी घर जाना है। उधर कार में आर्यन ने अपना नकाब उतारा। उसके चेहरे पर पसीना था। खन्ना, विहान के पिता, मिस्टर वर्मा की कंपनी का क्या स्टेटस है? खन्ना ने टैबलेट पर कुछ डेटा दिखाया। सर, वर्मा कंस्ट्रक्शंस ने शहर के नए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के लिए अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी है। अगर उन्हें ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो वे कल सुबह तक दिवालिया हो जाएंगे। आर्यन की एक कुटिल मुस्कान उसके चेहरे पर आई। तो ठीक है, कल सुबह की नीलामी में सिन्हानिया ग्रुप अपनी बोली लगाएगा। मैं चाहता हूं कि वर्मा अपना सब कुछ दांव पर लगा दे और अंत में उसे केवल शून्य मिले। शतरंज की पहली चाल। अगली सुबह आर्यन फिर से वही पुराना गरीब आर्यन बन गया। उसने अपनी फटी हुई शर्ट पहनी और अपनी साइकिल उठाकर कॉलेज की ओर चल दिया। कॉलेज के गेट पर कल वाली घटना की चर्चा हर जुबान पर थी। जैसे ही वह क्लास में पहुंचा, उसने देखा कि विहान वहां नहीं था। लेकिन ईशा अपने दोस्तों के साथ बैठी कुछ सोच रही थी। जैसे ही उसकी नज़र आर्यन पर पड़ी, वह उठकर उसके पास आए। आर्यन, तुम ठीक तो हो? कल तुम क्लब के पास दिखे थे। ईशा की आवाज में आज पहली बार थोड़ी नरमी थी। आर्यन ने अपनी किताबें मेज पर रखीं और उसकी आंखों में सीधे देखा। मैं ठीक हूँ ईशा। वैसे विहान की कार का क्या हुआ? सुना है काफी बड़ा धमाका था। ईशा को आर्यन की बातों में एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस हुआ। तुम्हें कैसे पता कि धमाका बड़ा था? तुम तो वहां थे ही नहीं। आर्यन मुस्कुराया। खबरें जल्दी फैलती हैं। वैसे विहान से कहना कि अब उसे पैदल चलने की आदत डाल लेनी चाहिए। तभी कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक नया आदेश चिपकाया गया। पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया। सिन्हानिया ग्रुप ने रॉयल हेरिटेज की कैंटीन, लाइब्रेरी और यहां तक कि पार्किंग का ठेका भी बदल दिया था। अब से वहां केवल वही छात्र रह सकते थे जिनका आचरण कैरेक्टर अच्छा हो। दोपहर के 2 बज रहे थे। शहर के ऑक्शन हॉल में भारी भीड़ थी। मिस्टर वर्मा, विहान के पिता, बड़े गर्व से अगली कतार में बैठे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि यह प्रोजेक्ट उन्हें ही मिलेगा। नीलामी शुरू हुई। फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की शुरुआत 500 करोड़ से होती है। वर्मा ने तुरंत हाथ उठाया। 600 करोड़। तभी हॉल का दरवाजा खुला। सिन्हानिया ग्रुप के प्रतिनिधि के रूप में एडवोकेट खन्ना अंदर आए। उनके साथ एक लंबा युवक था जिसने हुडी पहनी हुई थी और अपना चेहरा छिपाया हुआ था। वह आर्यन था, जो आज मिस्टर एक्स की पहचान के साथ वहां मौजूद था। खन्ना ने शांति से कहा, 1000 करोड़। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वर्मा के माथे पर पसीना आने लगा। 1200 करोड़। उसने अपनी आखिरी ताकत लगा दी। आर्यन ने खन्ना के कान में कुछ कहा। खन्ना मुस्कुराए। सिन्हानिया ग्रुप की ओर से 2500 करोड़ और साथ ही हम सरकार को मुफ्त में 1 साल का मेंटेनेंस भी देंगे। वर्मा की सांसें अटक गईं। 2500 करोड़, इतनी तो उनकी पूरी कंपनी की कीमत भी नहीं थी। वे हार गए थे। उनका सब कुछ छिन चुका था। नीलामी खत्म होने के बाद वर्मा पागलों की तरह खन्ना के पास आए। आप कौन हैं? सिन्हानिया ग्रुप अचानक भारत में क्यों आ गया? मेरा घर, मेरी कंपनी सब दांव पर लगी थी। आर्यन, जो हुडी के पीछे छिपा था, वर्मा के पास से गुजरा और धीरे से फुसफुसाया, ये तो बस शुरुआत है मिस्टर वर्मा। अभी तो आपको अपने उन पापों का हिसाब देना है जो आपने 15 साल पहले किए थे। वर्मा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। 15 साल पहले? नहीं, ये नामुमकिन है। शाम को आर्यन अपनी माँ से मिलने अस्पताल पहुंचा। वहां उसने देखा कि छाया पहले से मौजूद थी। उसके हाथ में एक फाइल थी। सर, मैंने उस शूटर को ढूंढ लिया है। वह कोई और नहीं बल्कि विहान का चचेरा भाई है। लेकिन उसके पीछे कोई और भी है। उसे ब्लैक कोबरा के एक ऊंचे अधिकारी का आदेश मिला था। आर्यन ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और छाया की तरफ देखा। उस अधिकारी का नाम क्या है? छाया की आवाज कांपी। सर, उसका नाम विक्रांत सिन्हानिया है। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रांत सिन्हानिया, उसका अपना सगा चाचा, जिसे वह अब तक मरा हुआ समझता था। अपनों का विश्वासघात, खून का प्यासा खून। अस्पताल के उस वीवीआईपी केबिन में सन्नाटा इतना गहरा था कि मशीन की बीप भी किसी धमाके जैसी लग रही थी।
आर्यन अपनी माँ के पास बैठा था, लेकिन उसके कान छाया के कहे उन शब्दों पर अटके हुए थे, विक्रांत सिन्हानिया। मेरे चाचा, वो तो 15 साल पहले एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे, खन्ना। आर्यन की आवाज में अविश्वास और गुस्सा था। दादाजी ने खुद उनकी अस्थियां विसर्जित की थीं। खन्ना ने सर झुका लिया। सर, सत्ता और पैसे की दुनिया में मौत का नाटक करना सबसे आसान काम है। विक्रांत ने अपनी मौत का झूठा नाटक किया ताकि वह अंधेरे में रहकर ब्लैक कोबरा को खड़ा कर सके। वह हमेशा से जानता था कि दादाजी की पहली पसंद आपके पिता थे। इसीलिए उसने पहले आपके पिता को रास्ते से हटाया और फिर धीरे धीरे दादाजी को जहर देकर खत्म कर दिया। आर्यन की मुट्ठियां इतनी जोर से भिंची कि उसके नाखूनों से खून निकलने लगा। तो इसका मतलब है कि मेरा असली दुश्मन कोई बाहरी नहीं, बल्कि मेरा अपना खून है। हाँ सर, छाया ने आगे बढ़कर एक तस्वीर दिखाई। विक्रांत अभी शहर के सबसे सुरक्षित इलाके ब्लैक टावर से अपना गैंग चला रहा है। उसे अभी तक ये नहीं पता है कि आप ही मिस्टर एक्स हैं। उसे लग रहा है कि कोई नया खिलाड़ी बाजार में आया है। आर्यन के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। उसे लगने दो, मैं चाहता हूं कि जब उसे सच पता चले तो उसके पास पछताने के लिए भी कुछ न बचे। छाया, विहान के पिता की संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करो। मुझे उन्हें कल सुबह तक उनके बंगले से बाहर सड़क पर देखना है। उसी समय शहर के एक आलीशान बंगले में मातम छाया था। विहान के पिता मिस्टर वर्मा शराब की बोतल हाथ में लिए पागलों की तरह हंस रहे थे। सब खत्म हो गया विहान। उस मिस्टर एक्स ने हमारा सब कुछ छीन लिया। बैंक वाले कल सुबह नीलामी का नोटिस चिपका देंगे। हम बर्बाद हो गए। विहान के चेहरे पर जो घमंड कल तक रहता था वह अब गायब हो चुका था। डैड, आप हार कैसे सकते हैं? उस भिखारी आर्यन का क्या? मुझे यकीन है कि इसके पीछे उसी का हाथ है। जिस दिन से वह कॉलेज में अजीब हरकतें कर रहा है, हमारी किस्मत पलट गई है। ईशा भी वहीं खड़ी थी। उसने विहान को कभी इतना कमजोर नहीं देखा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या सच में आर्यन के पास कोई ऐसी ताकत है जिसके बारे में मैं नहीं जानती? नहीं, वह तो सिर्फ एक वेटर है। पर वह मिस्टर एक्स, उसकी आवाज और उसका अंदाज। ईशा का शक और नया जाल। अगली सुबह कॉलेज का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। विहान आज अपनी मर्सिडीज में नहीं, बल्कि एक साधारण टैक्सी में कॉलेज पहुंचा था। उसके महंगे कपड़े और चेहरे की चमक गायब थी। आर्यन अपनी पुरानी साइकिल खड़ी कर रहा था कि तभी ईशा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आर्यन, मुझे सच बताओ। ईशा की आंखों में शक की आग थी। कल रात तुम ऑक्शन हॉल के पास क्या कर रहे थे? और विहान के पिता को जो नुकसान हुआ है उसमें तुम्हारा क्या हाथ है? आर्यन ने बहुत ही मासूमियत से अपनी साइकिल का ताला लगाया। ईशा, तुम्हें लगता है कि एक साइकिल चलाने वाला वेटर करोड़ों की नीलामी रोक सकता है? विहान के पिता के पापों का घड़ा भर गया था, बस वही फूट गया। झूठ मत बोलो, ईशा चिल्लाए। मैंने तुम्हारी आंखों में वो चमक देखी है। तुम वो आर्यन नहीं हो जिसे मैं जानती थी। आर्यन ईशा के करीब गया और धीमे स्वर में कहा, तुमने मुझे कभी जाना ही नहीं था ईशा। तुमने सिर्फ मेरे फटे जूतों को देखा था, मेरे दिल को नहीं। आर्यन क्लास की ओर बढ़ा ही था कि तभी उसे खन्ना का मैसेज मिला। सर, विक्रांत ने कॉलेज में एक जासूस भेजा है। वह आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। संभल कर रहिएगा। आर्यन ने चारों ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि कैंटीन के पास बैठा एक नया छात्र उसे घूर रहा है। वह छात्र लगातार अपने फोन पर कुछ टाइप कर रहा था। आर्यन ने एक चाल चलने का फैसला किया। वह जानबूझकर कॉलेज के पीछे वाले सुनसान गार्डन की ओर चला गया। जासूस भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वह जासूस एक पेड़ के पीछे पहुंचा, आर्यन गायब हो चुका था। किसे ढूंढ रहे हो? आर्यन की आवाज जासूस के ठीक पीछे से आई। जासूस ने पलटकर हमला करना चाहा, लेकिन तभी छाया ने ऊपर से छलांग लगाई और उसे एक ही वार में जमीन पर गिरा दिया। उसके गले पर एक चमकता हुआ खंजर रखा था। किसने भेजा है तुम्हें? आर्यन ने ठंडे स्वर में पूछा। जासूस हंसा। तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो, सिन्हानिया के वारिस। मास्टर विक्रांत को सब पता चल गया है। आज रात तुम्हारी मौत का वारंट साइन हो चुका है। ब्लैक कोबरा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आर्यन ने जासूस का फोन छीन लिया। उसमें आखिरी मैसेज विक्रांत को भेजा गया था, लक्ष्य मिल गया है। रात 10 बजे ऑपरेशन शुरू होगा। आर्यन ने छाया की ओर देखा। इसे बेसमेंट में ले जाओ और खन्ना से कहो, आज रात मिस्टर एक्स विक्रांत सिन्हानिया को अपनी पहली झलक दिखाएगा। हम भागेंगे नहीं, हम उन्हें दावत पर बुलाएंगे। उसी शाम पूरे शहर में एक डिजिटल विज्ञापन चलने लगा। मिस्टर एक्स की ओर से भव्य दावत, आज रात 10 बजे सिन्हानिया टावर, केवल आमंत्रित सदस्यों के लिए। विक्रांत सिन्हानिया, जो अपने अंधेरे कमरे में बैठा था, ये खबर देखकर चौंक गया। मिस्टर एक्स मुझे चुनौती दे रहा है। बहुत अच्छा, आज रात मैं देखूंगा कि यह कौन है जिसने मेरे भाई का साम्राज्य हड़पने की कोशिश की है। क्या आर्यन अपने ही चाचा के बिछाए जाल में फंस जाएगा, या वह मिस्टर एक्स की आड़ में विक्रांत का चेहरा दुनिया के सामने लाएगा? अब कहानी में असली मोड़ आने वाला है।
अगर आप चाहते हैं कि आर्यन विहान को पूरी तरह बर्बाद कर दे तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल मिस्टिक एफएम को सब्सक्राइब करें। देखते हैं कितने लोग आर्यन के साथ हैं। मौत की दावत, जाल में शिकारी। सिन्हानिया टावर आज रात नीली और सफ़ेद रोशनी से नहाया हुआ था। शहर की हर बड़ी हस्ती, राजनेता और बिजनेस टाइकून वहां मौजूद थे। सुरक्षा इतनी सख्त थी कि एक परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकता था। टावर के बाहर काले सूट में कमांडोज तैनात थे, जिनके कानों में लगे वायरलेस सेट पर लगातार संदेश गूंज रहे थे। आर्यन टावर के टॉप फ्लोर पर बने एक गुप्त कमरे में खड़ा था। उसके सामने दर्जनों स्क्रीन्स लगी थीं, जिनमें टावर के हर कोने की हलचल दिख रही थी। उसने अपना मास्क हाथ में लिया और उसे गौर से देखा। सर, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, छाया ने पीछे से आकर जानकारी दी। आज उसने एक शानदार शाम का गाउन पहना था, लेकिन उसके जांघ पर एक साइलेंसर लगी गन छिपी हुई थी। विहान और ईशा भी गेट पर पहुंच चुके हैं। विहान के पास कोई आमंत्रण पत्र नहीं था, लेकिन आपके आदेशानुसार उन्हें अंदर आने दिया गया है। आर्यन ने एक ठंडी सांस ली। उन्हें आने दो। मैं चाहता हूं कि विहान आज अपनी आंखों से देखे कि जिस सल्तनत का वह सपना देखता था उसका असली मालिक कौन है। और विक्रांत, क्या उसका कोई पता चला? विक्रांत सिन्हानिया की कार अभी अभी बेसमेंट में दाखिल हुई है। वह अपने साथ 10 हथियारबंद अंगरक्षक लाया है। वह इसे पार्टी नहीं, जंग समझ रहा है, खन्ना ने टैबलेट पर एक रेड डॉट दिखाते हुए कहा। आर्यन ने अपना मास्क चेहरे पर लगाया। उसकी आवाज़ अचानक भारी और डरावनी हो गई। जंग ही सही, आज रात ब्लैक कोबरा का जहर उसी के शरीर में उतार दिया जाएगा। नीचे हॉल में विहान और ईशा चकित होकर घूम रहे थे। विहान की फटी हुई जेब और ईशा के चेहरे की घबराहट वहां मौजूद अमीरों के बीच साफ झलक रही थी। विहान, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये जगह हमारे लिए नहीं है, ईशा ने फुसफुसाते हुए कहा। चुप रहो ईशा, अगर मैं उस मिस्टर एक्स से मिल पाया तो शायद मैं अपने पिता की कंपनी वापस मांग सकूं। सुना है वह बहुत दयालु है, विहान ने झूठ बोलते हुए कहा, जबकि उसके मन में लालच साफ दिख रहा था। तभी हॉल की लाइटें धीमी हो गईं। एक भारी गूंजती हुई आवाज़ पूरे हॉल में सुनाई दी। देवियों और सज्जनों, सिन्हानिया ग्रुप के नए चेयरमैन मिस्टर एक्स का स्वागत कीजिए। ऊपर से एक कांच की लिफ्ट नीचे उतरी। उसमें एक शख्स खड़ा था जिसके चेहरे पर चांदी का चमकता हुआ मास्क था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विक्रांत सिन्हानिया, जो एक कोने में खड़ा था, अपनी आंखों को सिकुड़कर उस नकाबपोश को देखने लगा। आर्यन मिस्टर एक्स लिफ्ट से बाहर निकला और सीधे विक्रांत की ओर बढ़ा। पूरे हॉल की सांसें थम गईं। नमस्ते विक्रांत सिन्हानिया, सुना है आप मरे हुए लोगों की दुनिया से वापस आए हैं। मिस्टर एक्स की आवाज़ में इतना कटाक्ष था कि विक्रांत का हाथ अनजाने में अपनी गन की ओर गया। नकाब के पीछे का सच। विक्रांत ने अपनी घबराहट छिपाई और एक नकली मुस्कान दी। मिस्टर एक्स, आप मेरी निजी जिंदगी के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन याद रखिए, जो लोग दूसरों के राज जानते हैं उनकी उम्र अक्सर कम होती है। आर्यन हंसा। वह हंसी विद्रोही थी। मेरी उम्र की फिक्र छोड़िए चाचा, अपनी फिक्र कीजिए। चाचा शब्द सुनते ही विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ गया। वह लड़खड़ाया। तुमने मुझे क्या कहा? इससे पहले कि विक्रांत कुछ समझ पाता, हॉल की बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। पूरे हॉल में शोर मच गया। वीडियो में विक्रांत सिन्हानिया को 15 साल पहले एक कार के ब्रेक फेल करते हुए साफ देखा जा सकता था, वही कार जिसमें आर्यन के पिता सवार थे। उसके बाद एक और फुटेज चली जिसमें विक्रांत दादाजी की दवाइयों में जहर मिलाते हुए पकड़ा गया था। ये झूठ है, ये वीडियो फर्जी है, विक्रांत चिल्लाया और उसने अपनी गन निकाल ली। तभी छाया और उसके कमांडोज ने विक्रांत के अंगरक्षकों को चारों तरफ से घेर लिया। मेहमानों के बीच भगदड़ मच गई। विहान और ईशा एक खंभे के पीछे छिप गए। मिस्टर एक्स, तुम जो कोई भी हो, तुम आज यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। विक्रांत ने ट्रिगर दबाना चाहा, लेकिन तभी एक स्नाइपर की गोली ने उसकी गन को उसके हाथ से उड़ा दिया। आर्यन धीरे धीरे विक्रांत की ओर बढ़ा। उसने अपना हाथ अपने मास्क की ओर ले जाया। ईशा, तुम सच जानना चाहती थी न? विहान, तुम देखना चाहते थे कि किसकी वजह से तुम सड़क पर आए हो। आर्यन ने धीरे से अपना मास्क उतारा। हॉल में जैसे सन्नाटा पत्थर बन गया हो। ईशा के हाथ से उसका पर्स गिर गया। विहान की आंखें बाहर आने को हो गईं। आर्यन, ईशा की आवाज़ बमुश्किल सुनाई दी। तुम मिस्टर एक्स हो। आर्यन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने विक्रांत के कॉलर को पकड़ा और उसे घुटनों के बल जमीन पर गिरा दिया। 15 साल चाचा, 15 साल मैंने और मेरी माँ ने गटर की जिंदगी जी क्योंकि तुमने हमारे पिता को हमसे छीना। आज सिन्हानिया साम्राज्य का असली सम्राट वापस आ गया है। पुलिस कमिश्नर, जो पहले से ही आर्यन की टीम का हिस्सा थे, हथकड़ी लेकर आगे बढ़े। विक्रांत को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। हॉल अब खाली हो रहा था। सिर्फ विहान, ईशा और आर्यन वहां बचे थे। विहान दौड़कर आर्यन के पैरों में गिर पड़ा। आर्यन भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े आदमी हो। मेरी मदद करो, मेरे डैड को जेल जाने से बचा लो।
आर्यन ने अपना पैर पीछे खींच लिया। विहान, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, हैसियत समय के साथ बदलती है। तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, अब दुनिया तुम्हारी कंगाली पर हंसेगी। ईशा रोते हुए आर्यन के पास आए। आर्यन, क्या हमारे बीच सब खत्म हो गया? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आर्यन उसकी आंखों में देख रहा था, लेकिन वहां अब कोई प्यार नहीं था। प्यार? ईशा, तुमने प्यार नहीं, सिर्फ पैसे और रुतबे से प्यार किया था। आज मेरे पास पैसा है तो तुम यहाँ हो, कल नहीं होता तो तुम फिर से विहान की कार में होती। आर्यन मुड़ा और खिड़की की ओर खड़ा हो गया। खन्ना, इन्हें बाहर निकालो। और हाँ, कल सुबह तक विहान के पिता की कंपनी की हर ईंट नीलाम हो जानी चाहिए। ईशा और विहान को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। आर्यन अकेला खड़ा शहर की रोशनी को देख रहा था। उसे जीत तो मिल गई थी, लेकिन उसके अपनों के दिए जख्म अभी भी ताज़ा थे। तभी उसका फोन बजा। एक नया अनजान नंबर। बधाई हो आर्यन, तुमने विक्रांत को तो हरा दिया, लेकिन ब्लैक कोबरा का असली सिर अभी भी जिंदा है। खेल तो अब शुरू हुआ है। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। क्या विक्रांत सिर्फ एक मोहरा था? अगले अध्याय में, अध्याय 5, कोबरा का असली फन। अस्पताल का खूनी मंजर। सिन्हानिया टावर की उस भव्य पार्टी के बाद आर्यन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। हाथ में पकड़े फोन पर गूंजती वह रहस्यमयी आवाज उसके कानों में बार बार बज रही थी, खेल तो अब शुरू हुआ है। आर्यन ने तुरंत छाया को फोन किया। छाया, मेरी मां के अस्पताल की सुरक्षा बढ़ाओ, मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है। अभी आर्यन अपनी मेबाक को 150 की रफ्तार से अस्पताल की ओर दौड़ा रहा था। उसके दिमाग में हजार बातें चल रही थीं। अगर विक्रांत सिर्फ एक मोहरा था तो असली खिलाड़ी कौन है? क्या उसके पिता की मौत के पीछे कोई और भी था? जब वह अस्पताल पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अस्पताल के कॉरिडोर में अंधेरा था और वहां तैनात 2 सुरक्षाकर्मी जमीन पर बेसुध पड़े थे। आर्यन ने अपनी शर्ट के नीचे छिपी गन निकाली और अपनी मां के वीवीआईपी केबिन की ओर भागा। केबिन का दरवाजा खुला था। अंदर एक साया खड़ा था, जिसने अपनी पीठ आर्यन की तरफ कर रखी थी। उस शख्स के हाथ में एक इंजेक्शन था, जिसे वह आर्यन की मां की ड्रिप में लगाने ही वाला था। रुक जाओ! आर्यन की दहाड़ पूरे कमरे में गूंजी। उसने सीधे उस शख्स की पीठ पर निशाना साधा। वह शख्स धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों पर एक मास्क था, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक आर्यन के जिगर को चीर गई। आर्यन सिन्हानिया, तुम समय के बहुत पाबंद हो, लेकिन मौत को आने से कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले कि आर्यन ट्रिगर दबाता, उस शख्स ने एक स्मोक बम जमीन पर फेंका। पूरे कमरे में घना सफेद धुआं भर गया। आर्यन ने अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन जब धुआं छटा तो वह शख्स गायब था। खिड़की खुली हुई थी और बाहर एक हेलीकॉप्टर की गूंज सुनाई दे रही थी। आर्यन अपनी मां के पास पहुंचा। उनकी सांसें चल रही थीं। वह सुरक्षित थीं। तभी छाया अंदर दाखिल हुई। उसके कपड़ों पर खून के छींटे थे। सर, बाहर 5 हमलावर थे। वे सब पेशेवर कातिल थे। उनके हाथों पर एक टैटू था, गोल्डन आई। सर, ये ब्लैक कोबरा का सबसे खतरनाक दस्ता है, छाया ने हाँफते हुए कहा। गोल्डन आई? आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा। खन्ना को फोन लगाओ, मुझे इस शहर का कोना कोना छानना है। अगर मेरी मां को एक खरोंच भी आई तो मैं इस पूरे शहर को राख बना दूंगा। ईशा की आखिरी चाल। अगली सुबह आर्यन की मां को एक और भी सुरक्षित और गुप्त स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। आर्यन कॉलेज पहुंचा, लेकिन आज वह साइकिल पर नहीं, बल्कि ब्लैकआउट शीशों वाली लैंड रोवर में था। कॉलेज के गेट पर अब छात्रों की भीड़ उसे देखकर रास्ता छोड़ देती थी। सब जान चुके थे कि मिस्टर एक्स कोई और नहीं, बल्कि वही लड़का है जिसे वे कल तक ताने मारते थे। विहान को कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसके पिता सलाखों के पीछे थे। लेकिन ईशा अभी भी वहीं थी। वह कॉलेज की लाइब्रेरी के पीछे वाले गार्डन में आर्यन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही आर्यन वहां से गुजरा, ईशा ने उसका रास्ता रोका। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने बहुत सादगी भरे कपड़े पहने थे। आर्यन, प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे पता है मैंने गलती की। मैंने दौलत के लालच में असली इंसान को नहीं पहचाना। लेकिन यकीन मानो, मैं उस रात पार्टी में सिर्फ तुमसे माफी मांगने आई थी, ईशा ने सिसकते हुए कहा। आर्यन रुका, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। ईशा, तुम्हारी एक्टिंग अच्छी है, पर अब यह मुझ पर काम नहीं करेगी। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा? बंगला? बोलो, कितनी कीमत है तुम्हारी माफी की? नहीं आर्यन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मौका दे दो। मुझे पता है कि विक्रांत के पास कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो तुम्हारे पिता की मौत का असली राज खोल सकते हैं। वे दस्तावेज विहान के पास हैं। वह उन्हें नष्ट करने वाला है, ईशा ने घबराहट में कहा। आर्यन की भौहें तन गईं। विहान के पास? वह तो अब सड़क पर है। वो अब भी अपने पुराने फार्म हाउस पर छिपा हुआ है। वह किसी मिस्टर रॉय नाम के आदमी से मिलने वाला है। प्लीज आर्यन, मेरा यकीन करो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। ईशा ने आर्यन का हाथ पकड़ने की कोशिश की। आर्यन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ठीक है,
अगर तुम्हारी खबर सही निकली तो शायद मैं तुम्हारे बारे में सोचूं, लेकिन अगर यह कोई चाल हुई तो अंजाम बुरा होगा। रात के 11 बजे आर्यन और छाया ईशा के बताए पते पर पहुंचे। वह शहर के बाहर एक खंडहर जैसा फार्म हाउस था। आर्यन ने अपनी गन निकाली और धीरे धीरे अंदर बढ़ा। अंदर एक कमरे में रोशनी जल रही थी। विहान वहां बैठा एक सूटकेस पैक कर रहा था। जैसे ही आर्यन ने दरवाजा लात मार कर खोला, विहान चौंक गया। आर्यन, तुम यहाँ कैसे? विहान के हाथ कांपने लगे। दस्तावेज कहाँ हैं विहान? वे कागज निकालो वरना आज तुम्हारी आखिरी रात होगी। आर्यन ने गन विहान की कनपटी पर टिका दी। विहान रोने लगा। कौन से दस्तावेज? मेरे पास कुछ नहीं है। ईशा ने मुझे यहाँ बुलाया था, उसने कहा था कि वह मुझे यहाँ से भगाने में मदद करेगी। आर्यन का माथा ठनका। क्या ईशा ने तुम्हें यहाँ बुलाया? तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। कड़क। बाहर से ईशा की ठंडी हंसी सुनाई दी। अलविदा आर्यन, तुमने सही कहा था, मैं हमेशा जीतने वाली टीम में रहती हूँ। और आज की टीम ब्लैक कोबरा है। अचानक पूरे फार्म हाउस में अलार्म बजने लगा। खिड़कियों से जहरीली गैस के गुबार अंदर आने लगे। आर्यन ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे लोहे की चादरों से ढकी हुई थीं। धोखा! आर्यन चिल्लाया। उसे एहसास हुआ कि ईशा ने उसे फंसाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। जैसे जैसे गैस कमरे में भर रही थी, आर्यन की आंखें भारी होने लगीं। उसने धुंधली नजरों से देखा कि ईशा बाहर एक नकाबपोश आदमी के साथ खड़ी थी। वह नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जो अस्पताल में उसकी मां को मारने आया था। उस शख्स ने अपना मास्क हटाया। उसे देखकर आर्यन के होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी का सबसे वफादार आदमी एडवोकेट खन्ना था। खन्ना, तुम? आर्यन की आवाज लड़खड़ा गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। खन्ना मुस्कुराया। माफ करना आर्यन, पर असली सम्राट वही होता है जो पर्दे के पीछे से डोरियां हिलाता है। तुम्हारे दादाजी का साम्राज्य अब मेरा है। खन्ना का असली चेहरा सामने आ चुका है। क्या आर्यन इस मौत के जाल से बच पाएगा? अगला अध्याय देखने के लिए कमेंट में लिखें चैप्टर 6। जितने ज़्यादा कमेंट्स उतनी जल्दी अगला पार्ट।